नमस्कार। अब हर देहरी खतरे की जद में है। अब भी आंख नहीं खुली तो हजारों वर्ष तक पश्चाताप ही करना होगा। बिहार के चुनाव परिणाम से सबक लीजिए। सनातन पर खतरा बहुत गंभीर हो चला है। आज बिहार में दिखा है, कल पूरे देश में अवश्य दिखने और लागू होने वाला है। बहुत सेक्युलर और अनावश्यक सहानुभूति बांटने वालों, खोल लो अपनी आंखें, दृश्य देखो और वास्तविक जमीन की तलाश करो। यह तो केवल एक वानगी भर है। बिहार के सीमांचल इलाके में 24 सीटें हैं, जिनमें से आधी से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों की आबादी आधी से ज़्यादा है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव नतीजे आने से पहले राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये मान रहे थे कि सीमांचल के मुसलमान मतदाता ओवैसी की पार्टी की बजाय धर्मनिरपेक्ष छवि रखने वाली महागठबंधन की पार्टियों को तरजीह देंगे, लेकिन मुसलमानों ने महागठबंधन को नकार कर ओवैसी की पार्टी के साथ जाना पसंद किया। बिहार में हुई AIMIM की यह जीत से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती दिखाई दे रही है। दरअसल यह इतिहास से सबक लेने का समय है। ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, केवल 72 वर्ष बीते हैं, लेकिन हालात वहीं पहुंच गए हैं जहां 1946 में सरदार पटेल ने इसे ठीक किया था। केवल एक बीज गलती से बच गया था। गलती के पीछे केवल मानवीयता थी, वरना यह नौबत नहीं आती। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और निर्धारण के खुद के फैसले के खिलाफ देश में कोई मुखालफत नहीं देखनी पड़ती। अभी बीते दिनों में कोरोना संक्रमण से ठीक पहले पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक की आग ने भी यही संदेश दिया है कि भारत की वास्तविक स्वाधीनता की लड़ाई अब शुरू हुई है। भारत के विरोध में खड़ी अभारतीय जनता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वह व्याख्यान याद दिलाने की ज़रूरत है, जिसमें भारत के विभाजन के प्रश्न पर उन्होंने कहा था कि यदि विभाजन हो तो पूरी जमात को उस देश में भेजना होगा, नहीं तो यदि थोड़े भी रह जाएंगे तो भारत के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में उभरेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की आशंका झूठी या कोरी कल्पना तो नहीं थी। जिन्हें उनकी इस आशंका पर शक हो, वे डॉक्टर अंबेडकर की वह पुस्तक पढ़ लें जो विभाजन को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। अब बात करते हैं उन हालात की जो 1946 में थे और आज बनाए जा रहे हैं। आज़ादी से पूर्व हैदराबाद राज्य ब्रिटिश भारत की रियासत थी। हैदराबाद ब्रिटेन जितनी बड़ी एक रियासत थी। उस समय इसमें वर्तमान के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले सम्मिलित थे। सन 1724 से सन 1948 तक निजाम हैदराबाद राज्य के शासक थे। हैदराबाद रियासत के निजाम उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। हैदराबाद के निजाम अपनी इस रियासत को भारत में सम्मिलित ना कर उसे स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, परंतु ऐसा हो ना सका। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रदीर्घ हैदराबाद मुक्ति संग्राम के उपरांत 1948 में भारत सरकार द्वारा निजाम शासन के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को भारत में समाहित कर लिया गया। 17 सितंबर 1948 का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वास्तव में एक निर्णायक मोड़ था। हैदराबाद की जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति ने न केवल इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश बनाने हेतु निजाम के प्रयासों को निष्फल कर दिया, बल्कि इस प्रांत को भारत संघ में मिलाने का भी निश्चय किया। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो निजाम के राजसी शासन के लोग हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने की मांग करने पर अत्याचार और दमन का सामना कर रहे थे। हैदराबाद की जनता ने निजाम और उसकी निजी सेना रजाकारों की क्रूरता से निडर होकर अपनी आज़ादी के लिए
पूरे जोश से लड़ाई जारी रखी। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई करने हेतु लिए गए साहसिक निर्णय ने निजाम को 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण करने और भारत संघ में सम्मिलित होने पर मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इसलिए शेष भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद हैदराबाद की जनता को अपनी आज़ादी के लिए 13 महीने और 2 दिन संघर्ष करना पड़ा था। यदि निजाम को उसके षड्यंत्र में सफल होने दिया जाता तो भारत का नक्शा वह नहीं होता जो आज है। निजाम के पास 22,000 फौजियों की सेना थी, जिसमें अरब, पठान, रोहिल्ले आदि शामिल थे। उन दिनों मजलिसी नेता कासिम रिजवी ने निजाम की हुकूमत बचाने के लिए निजाम के आदेश पर एक मिलिशिया यानी निजी सांप्रदायिक मुस्लिम सेना का गठन किया, जिसे रजाकार के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल रजाकारों की तादाद उन दिनों लगभग 2 लाख तक बताई जाती है। आम मुस्लिम आबादी पर कासिम की पकड़ भी इस संगठन के जरिए समझी जा सकती है। इन्हीं रजाकारों ने बाद में मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन नामक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका झंडा उठाकर असउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी आज भी सांप्रदायिक व भारत की अखंडता के विरुद्ध बयानबाजी व हरकतें करते रहते हैं। रजाकार एक संगठित हथियारबंद गिरोह था जो रियासत में खुलेआम सांप्रदायिक लूटपाट, हत्या और बलात्कार को अंजाम दे रहा था। निजाम और उसकी सरकार 1947 आते आते पूरी तरह से इनकी गिरफ्त में थी। हैदराबाद में वही होता था जो रजाकार गिरोह का नेता कासिम रिजवी चाहता था। आज़ादी के समय निजाम ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। सितंबर 1948 तक कई वार्ताओं के दौर चले, लेकिन निजाम टस से मस न हुआ। निजाम की निजामशाही के खिलाफ, उसके जमींदारों के खिलाफ आज़ाद भारत में आम जनता का पहला संगठित विद्रोह हुआ। निजाम की हुकूमत को 17 सितंबर 1948 में 5 दिन का भारतीय फौजी अभियान ऑपरेशन पोलो उर्फ पुलिस एक्शन के सामने घुटने टेक देने पड़े। निजाम के अरब कमांडर अल इदरूस को जनरल चौधरी के सामने समर्पण करना पड़ा। इस लड़ाई में भारत के 32 फौजी मरे। निजाम की तरफ से मरने वालों की संख्या 1863 बताई गई, लेकिन उन हालात में हुई व्यापक हिंसा में मरने वालों की संख्या विभिन्न इतिहासकारों के माध्यम से 50,000 से 2 लाख तक बताई जाती है। MIM चीफ कासिम रिजवी 1948 से 1957 तक जेल में रहा। फिर पाकिस्तान चले जाने की शर्त पर उसे रिहा करके कराची भेज दिया गया। जब तक सरदार पटेल गृह मंत्री रहे, तब तक उनके आदेश पर MIM पर 1948 से 1957 तक प्रतिबंध रहा। इसके सभी प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देश को बांटने वाली इस पार्टी MIM से प्रतिबंध उठा लिया और इसे एक राजनीतिक दल की मान्यता जबरदस्त विरोध के बावजूद दिलवा दी। प्रतिबंध हटने के बाद हैदराबाद में मुसलमानों ने MIM की बैठक बुलाई और एक कट्टर मुस्लिम अब्दुल वाहिद ओवैसी, जिसके ऊपर कई आपराधिक केस दर्ज थे, उसे MIM का चीफ बनाया गया। फिर बाद में वाहिद के बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने MIM की कमान संभाली। सलाहुद्दीन ओवैसी और इंदिरा गांधी में बहुत ही ज़्यादा निकटता थी। इस निकटता के पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। इंदिरा गांधी ने सलाहुद्दीन ओवैसी को हर तरह से मदद की, उसे खूब पैसा भी दिया गया। मकसद एक ही था कि किसी भी कीमत पर आंध्र प्रदेश के तेजी से लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर रहे फिल्म अभिनेता NT रामाराव को रोका जाए। NT रामाराव को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत ही गंदा खेल खेला, जिसकी कीमत देश आज भी चुका रहा है।
इंदिरा गांधी ने MIM से गठबंधन करके उसे 3 लोकसभा और 8 विधानसभा सीट पर जीत दिलवाकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत दे दी और साथ ही आज़ाद भारत में सांप्रदायिक विद्वेष के लिए मशहूर अलगाववादी हत्यारी ताकतों को केंद्र का सीधा रास्ता प्रदान कर भारत में मुस्लिम अलगाववाद को फिर से हवा दे दी। 2008 में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा असाउद्दीन ओवैसी MIM का चीफ बना और मज़े की बात यह है कि आज भी ओवैसी खानदान की गांधी खानदान से दोस्ती बदस्तूर जारी है और आज दोनों ओवैसी भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अच्छे दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। मूलतः मजलिस के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान के हाथों स्थापना से लेकर 1948 तक, जबकि यह संगठन हैदराबाद को एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने की वकालत करता था। उस पर 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के बाद भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और दूसरा भाग जो 1957 में इस पार्टी की बहाली के बाद शुरू हुआ, जब उसने अपने नाम में ऑल इंडिया जोड़ा और साथ ही अपने संविधान को बदला। कासिम रिजवी ने, जो हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार की कार्रवाई के समय मजलिस का अध्यक्ष था और गिरफ्तार कर लिया गया था, उसने पाकिस्तान चले जाने से पहले इस पार्टी की बागडोर उस समय के एक मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हवाले कर दी थी। उसके बाद से यह पार्टी इसी परिवार के हाथ में रही है। आज आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हैदराबाद की इस मुस्लिम पार्टी की जिला इकाइयाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में खूब सक्रिय हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ जो दृश्य बीते दिनों में पूरे भारत में उपस्थित हुए, उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह महज कोई दंगा या फसाद नहीं था, यह सीधे सनातनता को चुनौती है। नमस्कार।